कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, आज हमें ये भी बताया था आपको कि दो मैट्रिक्स कब जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखिए, आज मैंने लिख भी दिया है, आव्यूह का योग केवल तभी परिभाषित है जब वह समान क्रम के हों। हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो, समान हो। जैसे मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैंने उसका ऑर्डर क्या लिया 2/2। 2/2 का मतलब आप जानते हो दो रो होंगी, दो ही कॉलम होंगे। जैसे मान लो 1 2 या 5 4। एक मैट्रिक्स बी ली, यहाँ पर ले लिया मैंने 2 3 5 4। इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। ये 2/2 सेम ऑर्डर है, इसीलिए ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं। सपोज करो एक मैट्रिक्स मैंने सी ली और यहाँ पर ले लिया 1 2, तो ये कितने की होगी, 2/1 की मैट्रिक्स होगी। कितने की होगी बेटा, 2/1 की। तो मैं कहूँ बेटा ए प्लस सी मैट्रिक्स करो, तो आपको हो गया ये दोनों क्या है, संभव नहीं है। इस मैट्रिक्स को हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इनके ऑर्डर समान नहीं है। समझ आ रहा है बेटा। तो केवल हम तभी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जब उनके क्या होंगे, ऑर्डर समान। जैसे 2/3 की तो ये भी 2/3 की होनी चाहिए, 3/2 की है तो ये भी 3/2। तो ऑर्डर दोनों में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। उसी के बेस पर हमारे पास क्या है, इसके गुणधर्म आए। आव्यूह के योग की क्या है, गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। तो मान लो ये ए थी, एक बी थी। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि क्रम विनिमय नियम का मतलब है कि उनके ऑर्डर तो समान होने चाहिए पहले, क्योंकि योग तो तभी परिभाषित होगा। तो ए का और बी का ऑर्डर सेम है, तो आप ए को बी में ऐड कर दो या बी को ए में ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से क्या आएगी, सेम ही मैट्रिक्स आएगी। मैं कहूँ बेटा ए प्लस बी निकालो, तो आप ए प्लस बी जो निकालोगे, जैसे ये कितना होगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 5 कितना हो गया 10, 4 और 4 कितना हो गया 8। तो ये क्या आ गया, ये आया। अब मैं इसी में मैट्रिक्स मैथ्स पे कह देता बेटा ये नहीं, अब आप करो बी प्लस ए करो। तो बी प्लस ए करोगे तो क्या आ जाएगा, बी प्लस ए में भी देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले 2 को 1 में ऐड करोगे 3 ही आएगा, 3 में 2 ऐड करोगे 5 ही आएगा, 5 में 5 ऐड करोगे 10 ही आएगा, 4 में 4 ऐड करोगे 8 ही आएगा। तो उसका मतलब हम ए प्लस बी कर दें, ए को पहले लेके बी में ऐड कर दें, बी को पहले लेके ए में ऐड करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्या है, साचार्य नियम। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बच्चों को यही नहीं पता होता क्रम विनिमय नियम क्या है, साचार्य नियम क्या है, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है। दूसरा क्या है बेटा, साचार्य नियम है। क्या साचार्य नियम का मतलब क्या होता है, हमारे पास तीन मैट्रिक्स ए बी सी। अब आप जानते हो कि योग तो तभी संभव है तीनों के क्रम समान हो, तो ए बी सी तीनों के क्या होंगे, क्रम समान होंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि ए को बी, पहले ए प्लस बी कर लो, बाद में सी में ऐड कर दो। क्या कहा गया, पहले ए प्लस बी कर लो, बाद में सी में ऐड कर दो। जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो पहले बी प्लस सी ऐड कर दो, बाद में ए ऐड कर दो, तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा, आपस में इक्वल होंगी। फिर क्या कह रहा है, योज तस्मक नियम। इसका मतलब कहता है किसी मैट्रिक्स में कोई, ओ का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओ का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है। अब मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपने पढ़ी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। तो वो कहना चाह रहा है कि यदि हम किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे कोई मैट्रिक्स ए ली, मैंने मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली 1 2, और ओ मैट्रिक्स में कौन सी लूंगा, योग कब संभव होगा, जब इसके और इसके ऑर्डर समान होते हैं। कितने बाई की, कितने की, 2/1 की है। तो ओ मैट्रिक्स भी मुझे कितने बाई की 1 की लेनी पड़ेगी, 2/1 की लेनी पड़ेगी। मैं कहूँ कि ए प्लस ओ करो, ए प्लस ओ करोगे तो आपका क्या आ रही है, ए मैट्रिक्स। देखो प्रॉपर्टी लिखा ए। तो हम किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, किसी मैट्रिक्स में हम क्या करें, ओ का मतलब क्या है, रिक्त अवयव को हम क्या करें, ऐड करते हैं, तो वही क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी निकल के। कौन सी आएगी, वही शून्य अवयव ऐड करने पर वही मैट्रिक्स बन जाएगी। अब कह रहा है ओ में ऐड कर दो तो भी वही बात आएगी। ठीक है, अब कह रहा है योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, अब मैं कहूँ बेटा माइनस ए क्या होगी, तो आपने माइनस का क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 -2। अब मैं कहूँ दोनों को ऐड करो तो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स आएगी। कौन सी आएगी, शून्य अवयव आएगी। क्या आएगी, शून्य अवयव आएगा। तो आपको अभी तक आपने देखा कौन कौन से नियम्स को फॉलो कर रहा है, तो आप प्रॉपर्टी से नोट्स में लिखते जाओ, जिससे आपको याद रहे कि कौन कौन से योग जो योग होता है वो कौन कौन से नियमों को फॉलो करता है। अब यहाँ लिखा है निरसन नियम। निरसन नियम क्या होता है, यहाँ पर कंसोलेशन लॉ, ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस सी है। अब देखो दोनों में क्या है, ऑर्डर तो सबके समान होंगे, ए बी सी के क्या होंगे, तीनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान, क्योंकि तभी आप क्या निकाल सकते हो, उन मैट्रिक्स का सम निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, देखो ए दोनों तरफ सेम है, तो ए से ए मैट्रिक्स कट गई, बी बराबर क्या आ गया, सी। तो यहाँ पर देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ बी बराबर क्या आएगा, सी। बेटा यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गई, बी इक्वल टू क्या आएगा, सी। अब मैट्रिक्स में योग में ऐसा होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में आप अभी देखोगे उनकी प्रॉपर्टीज, उनको भी देखना कैसे होंगे। फिर ए प्लस बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बी इक्वल टू सी, से बोलते हैं बाया निसरण नियम। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए से कैंसिल, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, सी। तो ये हो गया दाया निसरण नियम। तो ये क्या करते हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है आप भी वाला। ऐसे करके मैं आपको दूसरे गुणधर्म बताता हूँ। जैसे आगे वाले गुणधर्म आपके क्या है, अभी आपके ये क्या हो गए, योग के गुणधर्म हो गए। ऐसे आपको मिलेंगे क्या, गुणन के युगधर्म मिलेंगे, किसके, गुणन के मिलेंगे। ऐसे आपको गुणधर्मों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो आप, देखो आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आव्यूह का अदिश से गुणन। अदिश से गुणन का मतलब होता है संख्या से गुणन। अदिश को आप यहाँ पर संख्या भी पढ़ सकते हो। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर लिखा है कि ए, कि कोई है क्या आपके पास अदिश है, ए क्या है आपके पास कोई मैट्रिक्स है। तो मैं कहूँ कि का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो वो कैसे होगा, तो ध्यान से देखो। जैसे मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, मैंने कोई भी ऑर्डर की ले सकता हूँ। मान लो मैंने ले ली यहाँ पर 1 2 5 0 2 6,
अब मैं कहूँ बेटा यहाँ पर आपको 3a निकालना है। क्या निकालना है? 3a। तो मतलब a क्या है? 3 क्या है? संख्या हो गई आपकी, संख्या जिसे मैं स्केलर बोल रहा हूँ। a क्या है आपका? आव्यूह है। क्या है बेटा? आव्यूह है। क्या है? आव्यूह। तो यही आपको बता रहा है कि जब भी हम किसी आव्यूह में किसी स्केलर का या अदिश का गुणा करते हैं तो वो कैसे होता है? वो सभी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों में होता है। जैसे 3 का करोगे तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, 6 हो गया और चित्ती 18 हो गया। ठीक है, तो ये कितना निकल आएगा? 3 है। तो यही प्रॉपर्टीज लिखी k इंटू ए। k क्या हो जाता है? उस मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है और आप ध्यान से देखो कि उसके ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कितने बाई कितने का था? 2/3 का था। ठीक है, इसमें 2 ही रो थी और कॉलम कितने? 1 2 3 और ये भी कितना हुआ? 2/3 का ही हुआ। तो इसके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसके कुछ गुणधर्म है। जैसे आप क्या कहें? के a प्लस बी। अब के क्या है? कोई संख्या है या अदिश है। a प्लस बी क्या है? आपकी कोई मैट्रिक्स है। तो मैं कहूँ किसी भी संख्या से, जैसे मैं कहीं पर कोई 2 मैट्रिक्स है, उन दोनों को ऐड कर लिया मैंने, 2 मैट्रिक्स दे रखी, a अलग बी अलग, मैं कहूँ के का मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैसे करोगे? जैसे नंबरों में करते हो, जैसे संख्याओं में करते हो वैसे। तो के का मल्टीप्लाई पहले a में होगा, फिर के का मल्टीप्लाई b में होगा और दोनों को ऐड करके हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब m और n भी आपकी क्या है? कोई 2 संख्या है, अदिश है, और किस में मल्टीप्लाई कर रहे हो? किसी मैट्रिक्स a में मल्टीप्लाई करो। तो कैसे होगा बेटा? a का मल्टीप्लाई m में कर दो पहले, अब भी को मतलब m का पहले a में कर दो, फिर n का a में कर दो। तो ये ऐसे भी खोला जा सकता है। आपके पास क्या है? 2 अधिक संख्या है, फिर आप करो a से। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स a है, अब मैं कहूँ इसमें मेरे को कितने का मल्टीप्लाई करना है? मान लो मेरे को मल्टीप्लाई करना है a और b का करना है। अब a b का आप एक साथ कर दो तो भी सही है, एक साथ नहीं कर रहे तो आप क्या करो? पहले b के साथ ले लो, फिर a के साथ ले लो। वही यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है। जैसे आपने क्या लिखा है? m n दोनों संख्या है a, तो पहले n a का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, जो कुछ भी आया। आप ये भी कर सकते हो, क्या करो? पहले m को अंदर ले लो, n को बाहर ले लो, तो भी आपकी वो क्या है? प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है। अब माइनस के कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब क्या है? पहले मैंने k का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बाहर रहने दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, के बाहर रहने दिया। आइडेंटिटी 1 का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करते हैं, वही मैट्रिक्स आती है। -1 का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो माइनस क्या आ जाएगा आपका? उस मैट्रिक्स से पहले आ जाएगा। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बहुत काम आने वाली हैं। ये 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है, इसलिए इनको ध्यान से समझो। अब आगे देखिए क्या है। देखो बेटा, अभी तक हमने अदिश के लिए पढ़ लिया था, अदिश का किसी आव्यूह में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम गुणन कैसे करते हैं। अब देखो आव्यूह के गुणन के गुणधर्म। अब अभी आप क्या पढ़ने जा रहे हो? तो आव्यूह का आपस में गुणन कैसे करते हैं, 3 आव्यूह का आपस में गुणन कैसे करते हैं। अब आव्यूह का आव्यूह में गुणन कैसे करते हैं उसके बारे में हम प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। पहले आपको पता था, ये मैंने आपको बताया था, जब भी हमने आव्यूह के लिए गुणन के लिए पढ़ा था तो मैंने बोला था हम a इंटू बी कर रहे हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं कहूँ बेटा a इंटू बी मैट्रिक्स निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था जो a वाली मैट्रिक्स है इसके कॉलम किसके बराबर होने चाहिए? बी वाली मैट्रिक्स से रो के बराबर होने चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स के क्या निकल सकती है? वो फाइंड हो सकती है, निकल सकती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज के फॉलो करेगी तभी उसका क्या होगा? a इंटू बी संभव है, वरना वो संभव नहीं है। सेम आप यहाँ पर जो भी हमने ए बी सी लिए हैं उसका वही क्रम है, जब भी उसका इंटू निकल सकता है। तो ये पहले से नोन है चीज़ें। जैसे a मैंने लिखा है ए बी, तो ए बी का मतलब मैंने a ऐसी मैट्रिक्स ली होगी जिसके कॉलम b की रो के बराबर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नियम आप यहाँ समझो, क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय नियम आपने योग वाले में भी पढ़ा था, अब इंटू वाले में भी आ गया। योग वाले में क्या हो रहा था? वो सेटिस्फाई हो रहा था। जैसे a को b में ऐड करूँ, b को a में ऐड करूँ तो दोनों इक्वल रहते थे, लेकिन बट गुणन के नियम में ऐसा संभव नहीं है। ए बी निकालूं और बी ए निकालूं और दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब ये मेरे से ये मत कहना कि भैया ए का क्रम और बी का क्रम, वो आपको पहले से नोन है। एक हमने एक ऐसी मैट्रिक्स ली जिसके कॉलम बी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर हों। ठीक है, अब दूसरा लिखा सहचार्य नियम। सहचार्य नियम को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पर लिखा ए बी सी। सहचार्य नियम हमेशा 3 मैट्रिक्स के बीच में काम करता है। जैसे आपने योग में भी लिखा था, योग में क्या लिखा था बेटा आपने? कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स है ए बी और सी, तो पहले ए को बी में ऐड कर दो, बाद में सी में ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आपने क्या उसमें क्या लिखा था कि ए को बी प्लस ई को ऐड कर दो, ए को बाद में ऐड कर दो, तो दोनों इक्वल हो रही थी। सहचार्य में तो वो भी इक्वल हो रही थी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इक्वल होंगी। जैसे ए बी सी 3 मैट्रिक्स, तो मैं कहूँ पहले ए इंटू बी मैट्रिक्स कर दो, सी का बाद में मल्टीप्लाई कर दो। फिर इधर ऐसा कहूँ मैं सी बी और सी का कर लो, ए का बाद में कर लो, तो उस मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब योग में भी वैलिड है और किस में भी वैलिड है? गुणन में भी वैलिड है। तीसरा जो योग का वितरण, जैसे मेरे पास 2 मैट्रिक्स दे रखी है और ये मैट्रिक्स बाहर है इंटू में, तो मैं पहले ए बी निकाल लूँ और ए सी निकाल लूँ, तो भी वो क्या होगा? बराबर ही आएगा। ऐसे ही मैं सी से इधर से मल्टीप्लाई कर दूँ, ए सी निकाल लूँ और बी सी निकाल लूँ, तो भी क्या आएगा? बराबर। अब इसमें सीक्वेंस को ध्यान देना। जैसे बच्चे क्या करते हैं, करने मल्टीप्लाई करने यहाँ पर सी ए लिख देते हैं, नहीं, पहले आपको ए सी है तो मतलब पहले ए फिर सी फिर बी फिर सी, ये याद नहीं। अब इसमें कर रहे थे ए बी और ए सी, जो पहले वो पहले आएगा, जो इधर से पहले वो इधर से आएगा। ठीक है, अब लिखा ए एम एन क्रम का एक आव्यूह है। तो अब मैं कहूँ कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें मैंने किसका मल्टीप्लाई किया? आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते थे क्या होती थी? पहली बात तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है बेटा? एक वर्गाव्यूह होती है। वर्गाव्यूह के जिसकी रो और कॉलम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब मैंने यहाँ पर आई एम लिखा है। एम का मतलब क्या है? क्योंकि मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई वाले रूल्स को फॉलो करना है। तो मुझे पता है ए मैट्रिक्स का एम एन एन के एम और एन क्रम की है, तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी लेनी होगी? जिसमें मेरे एम क्या हो रहे हो?
कॉलम हो रहे हो तो इसके कॉलम इसकी रो के बराबर होंगे तभी तो वैलिड होगा। तो यहाँ पर आई एम का मतलब मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, तो एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन ही है, एम क्रॉस एन है। जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करता हूँ तो मुझे वही मैट्रिक्स मिलती है। तो आपको यहाँ से एक रूल ये पता चला कि जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिलती है। फिर कह रहा है ए हमारे पास एम क्रम का एक आव्यूह है तो वो एक क्या है ओ मतलब एक शून्य आव्यूह हो। तो मैं किसी मैट्रिक्स ए में किसी भी मैट्रिक्स में, अब देखो यहाँ पर ऑर्डर क्यों लिखे मैंने, क्योंकि मुझे पता है ये पॉसिबल कब होगा, जब इसके कॉलम इसकी रो के बराबर होंगे। तो यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है। जब मैं किसी मैट्रिक्स में किसी शून्य आव्यूह का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है बेटा, शून्य आव्यूह मिलता है। क्या मिलता है, शून्य आव्यूह। अब यहाँ देखो निस्टर्न लॉ, या मैंने बोला था कंसोलेशन लॉ, कंसोलेशन लॉ पीछे। अब योग में वो वैलिड नहीं था, योग में वैलिड था, सॉरी योग में वैलिड था लेकिन इसमें वैलिड नहीं है। देखो यहाँ पर कह रहा है ए बी इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ पर ए से ए उसमें हट गया था तो आपका दोनों इक्वल आ रहा था। बट यहाँ पर क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी है, परंतु बी नॉट इक्वल टू सी, बी और सी बराबर नहीं होंगे। आपने ए से ए मैट्रिक्स हटा दी तो बी इक्वल टू सी नहीं आएगा, ठीक। तथा ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशन कब वैलिड है, जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो बी नॉट इक्वल टू सी और ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए योग पर निस्टर्न नियम वैलिड है तो आप कहोगे नहीं वैलिड है। आपसे कहे योग पर वैलिड है तो आप कहोगे वैलिड है, और आपसे पूछे गुणन पर वैलिड है तो आप कहोगे नहीं वैलिड है। सातवां ये प्रॉपर्टीज है। बच्चों के माइंड में बहुत प्रॉपर्टीज घूमती रहती हैं। जैसे मेरे पास ए मैट्रिक्स है जो क्या है शून्याव्यूह नहीं है, बी मैट्रिक्स है वो भी शून्याव्यूह नहीं, बट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, शून्याव्यूह आ सकता है। ऐसा क्या है, आ सकता है, बट इनका बी इंटू ए नहीं आ सकता है। ये क्या है, कंडीशन वैलिड है। आप जैसे दो मैट्रिक्स लो, दोनों शून्याव्यूह नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई करो शून्याव्यूह आ जाएगा। तथा आपसे मैं कहूँ बी इंटू ए करो तो वो ऐसा होगा कि वो शून्याव्यूह नहीं आएगा। ऐसे ए आपकी नॉट जीरो के बराबर है, बी भी नॉट इक्वल टू मतलब ये भी शून्याव्यूह नहीं है, ये भी शून्याव्यूह नहीं। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि ए भी शून्य आ जाए, बी ए भी शून्य आ जाए, तो मतलब दोनों का इंटू भी क्या आ जाए, शून्य आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वैलिड कंडीशन आपसे पूछी जाती है 1 मार्क्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन, ए की पावर एन, ए की पावर एम, ए की पावर एन। अब नीचे की वैल्यू सेम, तो जैसे नंबरों में नहीं करते हो आप, जैसे 2 की पावर 5 लिखा है, 2 की पावर 3 लिखा है, ऐड करके 2 की पावर 8, तो सेम रूल्स को ये भी फॉलो करता है। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएंगे, ऐड। बट एम और एन क्या होनी चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए जब वैलिड है। तो इसकी पावर कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो को भी छोड़ दो तो कहाँ से 1 2 3 4, ऐसे ए की पावर एम एन। तो ये भी क्या होगा, एम इंटू एन हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।